22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए थे उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट आसान क्वेश्चन दिया था एक, क्या कि फाइंड डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ले लो यार, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही होता है। तो देखो कि, और ये बी है, अगर अपान म्यू नॉट करें तो यहाँ पे भी अपान म्यू नॉट ही हो जाएगा ना, म्यू नॉट ही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। अब देखो ध्यान से, तो क्या आया, यानी कि बी अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू आई अपान 2 पाई आर, यानी कि आई क्या डायमेंशन ऑफ आई लिख दो और डायमेंशन ऑफ आर लिखो तो होगा कि नहीं, इसको ए से डिनोट करते हैं, और मीटर होगा इसका करंट का, एम्पियर इसका, लेंथ का मीटर, तो एल, तो ये कितना हो जाएगा डायमेंशन एम एल पर -1, एल को ऊपर ले जाओगे तो डायमेंशन ऑफ बी बाई म्यू नॉट ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मिला हुआ है मुझे वो है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास है कैपिटल एम, सॉलिड स्फीयर, उसका मास कैपिटल एम और इसका रेडियस आर, और बोल रहा है कि एक पॉइंट मास पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है। पॉइंट मास यानी ये पॉइंट मास है, इसका कैपिटल एम, इसका पॉइंट मास स्मॉल एम ले लेते हैं, और उसके बाद इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, है ना। तो बोल रहा है कि एक कंसंट्रिक स्फीयर, यानी कि कंसंट्रिक स्फीयर निकाल लिया जाए इतना, इसका मास है m/7, इसका मास है m/7, निकाल लिया गया तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इनिशियल फेज में कितना फोर्स लगेगा, F ले लो, मान लो यहाँ पे F फोर्स अट्रैक्शन का कर रहा है, लेकिन जैसे इसको निकाल लिया गया उस केस में क्या होगा, इसी पॉइंट मास पर कितना F डैश लगेगा फोर्स। तो यही F डैश पूछ रहा है कि F डैश कितना होगा इस F के कंपेरिजन में, तो F डैश घटेगा ही क्योंकि इसमें से मास निकाला गया है। तो देखो पहले इनिशियल केस के लिए, इनिशियली जब निकाला नहीं गया था उस केस में क्या होगा कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच ये पॉइंट मास, इस पॉइंट मास और ये इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r ले लो तो यही होगा। तो देखो कि ये तो सेपरेशन नहीं चेंज होने वाला, यानी कि ये भी नहीं चेंज होने वाला, ये भी नहीं चेंज, ये भी नहीं चेंज, यानी चेंज सिर्फ इसमें हो रहा है, यानी कि ध्यान से देखो तो यहाँ पे यही होने वाला है, यही होने वाला है भाई। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखी तो देखो F1 अपान F डैश जो न्यू वाला फोर्स है अपान m बाई m नॉट, m नॉट नहीं m डैश क्या है, जो न्यू मास, यानी कि इसमें से इस स्फीयर में से m/7 निकल गया, तो m डैश कितना बचा है, m डैश बचा m माइनस m/7, यानी कि 6m/7। तो ये है यहाँ पे, रख दो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू m अपान 6m/7, 7 ऊपर जाएगा, ये m से कैंसिल, तो बचा कितना, F डैश इज इक्वल टू डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये 7 ऊपर है यानी इधर जाएगा, और 6 नीचे से ऊपर जाएगा, यानी 6f/7, ये है तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट, ये ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी आपका दिया होगा वो 6f/7, यानी कि f का 6/7 टाइम्स, यानी थोड़ा सा कम हो गया ना, क्योंकि उसमें से इतना निकल गया था मास। इतना आसान क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि एक स्फीयर है और उसका मास m है, कैपिटल M, और इसका रेडियस r है, और इसी स्फीयर में से एक हाफ रेडियस का कैविटी निकाली जा रही है। तो कैविटी भी एक स्फीयर की टाइप हुई होगी। तो बोल रहा है कि अगर एक्सिस हम इसके सेंटर से पास करें और कैविटी के थ्रू पास करें, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द सेंटर पासिंग थ्रू कैविटी। तो देखो इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा इस सिस्टम का आफ्टर रिमूविंग कैविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी। तो स्फीयर के लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड स्फीयर से ही तो निकाला जा सकता है ना, एक कैविटी हॉलो से तो निकाला नहीं जा सकता। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², यही होता है, माइनस इसका 2/5, ये भी एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर ही होगा जो कैविटी है, वो भी हाफ रेडियस का, इसका मास m, मास अभी हमें नहीं पता, अभी निकालते हैं तुरंत। देखो r/2 का स्क्वायर, तो इसका मास m है, तो मास का फॉर्मूला लगाओ, मास इज इक्वल टू रो इंटू v, है ना। तो इसका स्फीयर का कैपिटल M
रो दोनों के लिए सेम ही होगा, भी 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले के लिए, बट छोटा वाला जो निकाला गया है उसका m रो तो सेम ही होगा, और 4/3 पाई r/2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ये स्मॉल m है ना, कैपिटल M बाई स्मॉल m इज इक्वल टू 8 बाई, हाँ सिर्फ a भी कट गया और r क्यूब भी कटेगा, ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M बाई 8, यानी कि मास ऑफ कैविटी कितना m निकाला गया, m/8 इसमें पुट करो तो कितना आने वाला है, देखो 2/5 बाहर कर लो, mr² माइनस इधर स्मॉल m है ना कैपिटल M, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल M 1/8 इधर बाहर ले लो तो, और कैपिटल M, हाँ कैपिटल M और उसके बाद r²/4, तो ये 32 हो जाएगा, 32 m भी बाहर कर लेते हैं, तो 2/5 r भी बाहर कर लो, mr², यानी बचा 1 माइनस 1/32, तो 32 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला सिर्फ पोर्शन, सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31/32, और 31/32, तो 32 इसको ये है, ये पूरा 31/32 है, तो इसको 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 16, और यानी कि नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 31/80 m कैपिटल R²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर आफ्टर रिमूविंग द कैविटी। ये है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है हमें जिसमें पूछ रहा है कि डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो फॉरवर्ड बायसिंग डायोड के लिए क्या होता है, जब डायोड में करंट पास कर जाए, यानी डायोड करंट पास करने दे, यानी इधर से जब करंट इधर पास करता है उस केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है इसका। फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि इधर वोल्टेज हायर होगा और इधर लोअर, ऐसा देख लो किस में है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखो 0 वोल्ट इस साइड और इधर माइनस, यानी कि देखो यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा, यानी कि करंट इधर फ्लो करेगा, यानी ये फॉरवर्ड बायस में है। सेकंड का देखो ये +2 वोल्ट और इधर +4 वोल्ट, यानी ये वाला हायर पर है, ये हायर पर है, ये लोअर पे, यानी कि रिवर्स बायसिंग गलत। और उसके बाद इसमें देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये भी इधर हायर वोल्टेज है, यानी ये भी रिवर्स बायस में होगा। और सेम यहाँ पे भी देखो ये नेगेटिव 3 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, यानी कि ये भी फिर लोअर पोटेंशियल पर है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल 0 पोटेंशियल से भी लोअर ही तो होता है ना, इसलिए। तो ये भी रिवर्स बायस में है, यानी फॉरवर्ड बायस आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट। तो क्वेश्चन हमें ये मिल रहा है कि हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में है तो उसका रेडियस है A0 फॉर हाइड्रोजन एटम, और जब ग्राउंड में है, और हीलियम आयन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका रेडियस है A। हीलियम आयन, क्या उल्टा पुल्टा मैंने लिख दिया, हीलियम आयन ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो A है। तो बोल रहा है कि A0/A का रेशियो हमें बताओ कितना आएगा। इंटीजर टाइप में आई थिंक पूछा रहा होगा क्वेश्चन इसको। तो देखो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला क्या होता है, 0.53 × n² / z। n इज द ऑर्बिटल नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, तो ये एंगस्ट्रॉम में आता है। अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए देखो A0 = 0.53 ग्राउंड स्टेट, यानी n = 1, z हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, यानी कि इतना आया। और हीलियम थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियस कितना बोल रहा है A, और इसका 0.3 मल्टीप्लाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए ऑर्बिटल नंबर 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर अपान एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, तो A = कितना हुआ, इसको तो ऐसे ही लिखो 0.3, इधर आएगा 8, इसको तो डिवाइड कर दो, यानी A0/A कर दो, तो A0/A तुम्हारा कितना आएगा, देखो ये वाला कैंसिल हुआ, यानी 1/8। ये तुम्हारा आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये मिल रहा है कि एक क्यूब है, किसी क्यूब के एज पर इमेजिनरी साइड पर एक चार्ज रखा हुआ है और पूछ रहा है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, phi = Q इनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब अपॉन ε0। ये फार्मूला हमें पता है, गॉस लॉ से। तो अब देखो कि यहाँ पे क्यू है, तो यानी कितना पोर्शन क्यू अंदर है क्यूब के, वही तो हमें QN चाहिए, क्यू इनक्लोज। तो देखो कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, समझो यहाँ से मैंने इसको ले रखा है एग्जांपल समझाने के लिए। देखो जैसे कि इस कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया, तो देखो इस चार्ज को पूरा का पूरा अंदर कवर करने के लिए ध्यान से देखो तो एक क्यूब इधर चाहिए, यानी सेम बॉक्स टाइप का क्यूब
इधर से और 2 नीचे से चाहिए, यानी 3 एक्स्ट्रा क्यूब चाहिए, तब जाकर के वो चार्ज पूरा कवर हो जाएगा। यानी कि 3 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि इस चार्ज का थर्ड पार्ट आउटसाइड है, यानी 4 क्यूब को ले लें तब उसके अंडर में ये आ रहा है। इसका मतलब कि 4 क्यूब को ले लें तो इसके अंडर में आ रहा है ना। टोटल चार्ज 4 क्यूब के अंडर आ रहा है, यानी कि इसका बाहर कितना पोर्शन है 3q/4 इतना बाहर है, यानी कि अंदर कितना होगा तो q/4 पार्ट अंदर होगा कि नहीं, यानी q इनक्लोज कितना होगा इतना होगा, तो q इनक्लोज यानी पाई इज इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ऑप्शन सही है। होप कि समझ में आया हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये आ रहा है कि एक कैपेसिटर है और वो बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्टेड है, और उसके बाद इस पर चार्ज कितना Q1 स्टोर हो गया, Q1 चार्ज स्टोर हो गया बोल रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि बैटरी हमने रिमूव कर देनी है, बैटरी रिमूव करने के बाद इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनपुट इंसर्ट कर देना है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो बोल रहा है कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया तो इस पर कितना चार्ज आ गया Q2, और Q1/Q2 का रेशियो पूछ रहा है, यही बोल रहा है। तो अगर बैटरी से जब कनेक्टेड था तो कैपेसिटर जब इसमें मटेरियल नहीं था तो Q1 आया था, यानी कि Q1 चार्ज है। अब बताओ कि जब बैटरी हटा ही दी गई, यानी उसको एक्स्ट्रा वोल्टेज कहीं से दिया ही नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आएगा ही नहीं। कहाँ से चार्ज आएगा, तो जो भी चार्ज रहेगा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी स्टोर करने की, बट चार्ज करने का कुछ सिस्टम मिलेगा तब तो, साधन नहीं है उसके पास, बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कहाँ से होगा। यानी कि उसका बाद में भी जो Q2 होगा वो भी कितना होगा Q1 के बराबर ही होगा, यानी Q2 Q1 के बराबर ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो बताओ कि इसका रेशियो पूछ रहा है, यानी कि Q1/Q2 पूछ रहा है, तो दोनों जब बराबर ही हैं तो 1 ही होगा, या फिर Q2/Q1 भी अगर पूछ रहा हो तो भी 1 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।